हाय स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि आज का हॉट टॉपिक है। तो आप लोग थोड़ा सा देखें। हेडिंग मेरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने आप में हॉट टॉपिक माना जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि सामान्यतः तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबको समझ में आता है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसी मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर से संबंधित है और जनरली स्टूडेंट को ये समझने में प्रॉब्लम आ जाता है। रीजन ये क्योंकि हम बोर्ड पर जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो 2D होता है और 2D स्ट्रक्चर से हम 3D स्ट्रक्चर को इमेजिन करना थोड़ा आसान काम होता नहीं है। इसलिए सामान्यतः बच्चों के दिमाग में 3D डायमेंशन जब तक इमेजिंग अच्छे से होता नहीं है तब तक प्रॉब्लम करता है। इसलिए माना जाता है ऐसा कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स या थोड़ा कंपटीशन के स्टूडेंट्स को इमेजिंग करना पड़ता है, या हम लोग कुछ एक्टिविटी करके कुछ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के द्वारा हम इसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं शो करेगा, क्यों शो करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये सब चीज़ों को समझाना पड़ता है। एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का किसी भी मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेशन है, रोटेशन से रिलेशन है। इसलिए हम लोगों को इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा अपने दिमाग को ठीक ठाक रखना होगा। ठीक ठाक का इन द सेंस कि 3 डायमेंशनल इमेजिंग को कल्पना करना जरूरी होता है। यह मॉलिक्यूल यह जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक में आता है। जिन बच्चों को थोड़ा सा इमेजिन करने की क्षमता है उनको बड़ी आसानी से। चलिए मैं आप लोगों को बहुत सरल और सहज तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के शुरुआती दौर से एकदम बेसिक स्तर से लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, ताकि हमारे बच्चों को बहुत आसानी से बात समझ में आए। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिए। मेरे चैनल को एक्टिवेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालते रहूँगा। मेरा चैनल का नाम है मास्टर माइंड सर जी। मास्टर माइंड सर जी, स्मॉल में MASTER, मास्टर माइंड, गैप दे करके सर, गैप दे करके जी, मास्टर माइंड सर जी है। इस चैनल को एक्टिवेट कर लीजिए। साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वगैरह जितना भी है और सब बजा दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डाल सकूं। ये मेरी शुरुआती प्रयास है, इसलिए आप लोग ध्यान से जुड़े हुए रहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं, ये सब जो इसको मैं हटा देता हूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बता दूं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका 2 रूप होते हैं। एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर वगैरह सब सेम होगा, लेकिन वो एक जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल 2 रूपों में होते हैं। इसलिए 2 रूपों में होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी में अंतर होता है। एक्चुअली आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स क्या चीज है, तो बोलते हैं कि दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम हो, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा भी सही, एक भी सही अंतर जरूर हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसी में आता है क्रम में एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ऐसे समझें कि 2 मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होना है, कोई अंतर नहीं है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। फर्क कहाँ पड़ने वाला है, तो उनकी किसी न किसी एक प्रॉपर्टी में फर्क हो जाएगा। सब प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, लेकिन एक भी प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट हुई तो दोनों आइसोमर्स हो जाएंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल अगर है, सेम टू सेम मॉलिक्यूल है, तो उसकी सभी प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, इसका मतलब कि वो दोनों बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं, वो दोनों आपस में आइसोमर हो सकते हैं। जैसे अगर दो एक जैसे शक्ल के दिखने वाले 2 भाई हैं, या एकदम हूबहू ट्विंस हैं, अगर दोनों की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे फिजिकल बनावट हो या मेंटल प्रॉपर्टी हो या साउंड हो या कलर हो, सब कुछ आइडेंटिकल है, तो वो 2 नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं अंतर हो ही जाता है। तो 2 अलग अलग जब चीजें होंगी तो उनमें अंतर होता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने पाया कि यह बात मॉलिक्यूल में भी लागू होता है। बिल्कुल एक समान दिखने वाले मॉलिक्यूल में भी प्रॉपर्टी का कुछ न कुछ आंशिक अंतर हो जाता है। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि दोनों मॉलिक्यूल तो सेम नहीं हो सकता। दोनों मॉलिक्यूल सेम अगर होता तो प्रॉपर्टी में अंतर कैसा? प्रॉपर्टी में अंतर यह दर्शाता है कि मॉलिक्यूल में कुछ न कुछ तो फर्क है। वो दोनों की प्रॉपर्टी के फर्क क्यों है, इसको जानने का प्रयास किया गया। इसी तरह से
तो दोनों अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल आएंगे जिनके प्रॉपर्टी में थोड़ी सी भी अंतर हो जाती है, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। और इसी में एक आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेरे आइसोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी, मतलब फेनोमेना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। यह एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है आइसोमेरिज्म का। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे दो फॉर्म है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। दो फॉर्म होते हैं, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीवो। एक लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है और एक लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये रोटेशन क्या है, इस पर हम लोग आ रहे हैं। इसलिए दो फॉर्म, डी फॉर्म एल फॉर्म। ग्लूकोज के भी दो फॉर्म होते हैं, एक डी ग्लूकोज एक एल ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज हम लोग के शरीर में हम लोग उसका यूज करते हैं, एल ग्लूकोज का हमारे लिए कोई यूज नहीं होता है। तो जब किसी मॉलिक्यूल के दो फॉर्म होते हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म, तो ये बड़ा खतरनाक बात है। एकदम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन प्रॉपर्टी में इतना डिफरेंस हो जाता है कि कभी कभी डी फॉर्म जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे कैंसर से मुक्ति दिलाने वाला होता है, कैंसर की दवा होता है। और दूसरा एल फॉर्म उसी का हो जाता है जो कि कैंसर कॉजिंग होता है। इसी तरह से कुछ डी फॉर्म ऐसे भी होते हैं एकदम सेम स्ट्रक्चर, जो कि हार्ट स्टिमुलेटर की तरह काम करते हैं, और दूसरा यूजलेस है, उनका कोई यूज नहीं है। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एकदम सेम स्ट्रक्चर दिखने वाला मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टी का लार्ज डिफरेंस हो जाता है। ऐसा डिफरेंस हो जाता है जो एक जानलेवा तक हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले जब कोई वैज्ञानिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, किसी लैब से कोई नया मॉलिक्यूल या कोई मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन होते हैं बेटा वो सारे बायोमॉलिक्यूल होते हैं। और बायोमॉलिक्यूल जितने भी हैं वो ज़्यादातर उसमें से सिंथेसाइज या तो किसी शरीर से छोटे छोटे जीवों से निकलते हैं या हम सिंथेसाइज करके निकाले जाते हैं। तो ये जो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी दो फॉर्म है। तो उनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी जरूरी होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी उसके नहीं जानिएगा तो हो सकता है कि एक जैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला मॉलिक्यूल एक कैंसर कॉजिंग है और एक कैंसर को ठीक करने वाली मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होता है। इसलिए सेम टू सेम दिखने वाले मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी का स्टडी करना जरूरी होता है। उसी क्रम में आता है स्टडी के दरमियान एक ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना। तो हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, कैसे होता है, कैसे आखिर ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इस पर बात करते हैं। उसके लिए हमको जानना पड़ेगा एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हम लोग एक हेडिंग डालते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको बोलते हैं PPL। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझने से पहले हम समझते हैं कि सन के रोशनी से निकलने वाला लाइट या CFL से, ये सब जो लाइट है ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब इनमें जितने भी वेव्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहते हैं। कोई अप डाउन करता है, कोई लेफ्ट राइट करता है, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये ऑर्डिनरी लाइट होता है। तो मैं एक ऑर्डिनरी लाइट बना रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि यह एक ऑर्डिनरी लाइट है जो कि ऊपर नीचे भी वाइब्रेट कर रहा है। इसके कुछ पार्ट जो हैं ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। अलग अलग प्लेन में इनके वाइब्रेशंस होते हैं। इनको जब कोई लाइट डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट करे तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। यह एक ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट को एक डबल डिफ्रैक्टिंग सरफेस वाले प्रिज्म, जिसको निकोल प्रिज्म कहते हैं, यह एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है जिसमें दो सरफेस होता है। निकोल प्रिज्म से इसको गुजारना है। निकोल प्रिज्म में एक्चुअली क्या होता है, पतले पतले स्लिट्स बने होते हैं। पतले पतले ऐसे स्लिट्स बने होते हैं महीन। जैसे मान लीजिए कि ग्रिल अगर आपको बने हैं और मेरी उंगली है, जैसे मैं आपको 2-3 पेन लगा लूँ, ऐसे लगा लूँ, ऐसे स्लिट्स हैं। ये मेरे स्लिट्स है, कटे हुए स्लिट्स है। देखिए ये कटे हुए स्लिट्स है। और इस तरह का एक लाइट ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। जब इससे मैं पास करूंगा तो जरा देख लें, अगर मैं ऐसे पास करूं लाइट को
तो जरा देख लें, ये मेरी उंगली तो आर पार हो जा रही है, देखिए ध्यान से, ये मेरी उंगली, ये जो इसमें से पार करूंगा तो उंगली आर पार हो जाएगी, लेकिन पेन कट जाएंगे, पेन इससे होकर के पार नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरह से इसमें पतले पतले ऐसे स्लिट्स बने होते हैं, जब लाइट पास किया जाता है तो जो इसके प्लेन से पास हो सकता है पास हो जाता है और बाकी कट जाते हैं। तो खास बात यह है इसकी कि जब इससे ऑर्डिनरी लाइट पास किया जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट, जब इसे निकोल प्रिज्म से जब ऑर्डिनरी लाइट पास किया जाता है तो इधर से जो लाइट निकलती है वो किसी एक प्लेन में वाइब्रेट करते रहती है। मान लीजिए कि ये इस प्लेन में केवल वाइब्रेट करती रहती है, क्योंकि बाकी जो प्लेन के लाइट होते हैं वो कट गए, इधर उधर कट जाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ऐसे स्लिट से गुजारे हम तो केवल एक प्लेन की लाइट इसमें से पास हो पाई, बाकी प्लेन छट गए। तो ये निकोल प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस समझिए है जिससे कि अगर ऑर्डिनरी लाइट को पास किया जाएगा तो ऑर्डिनरी लाइट में से सारे लाइट छट जाएंगे और किसी एक प्लेन के लाइट को पास कर देगा यह, और यह हो जाएगा हमारा पीपीएल। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि एक प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, एक प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। अब हमारा बात ये कहना है कि ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट तैयार है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक ऐसे सॉल्यूशन से या सब्सटेंस से हम पास करें। मान लीजिए यह एक सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन ले सकते, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको पास किया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसको पास किया जाए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया जाए तो हम लोग पाते हैं कि जब यह इससे पास होता है तो ऐसा देखा गया कि कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे हैं जिसमें ये जो आप देख रहे हो, ये जो प्लेन इसका ऐसा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, इसका प्लेन थोड़ा सा थीटा डिग्री एंगल से लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में रोटेट हो गया ऐसे। जरा देख ले, इसका थीटा डिग्री एंगल से प्लेन थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो गया, या तो राइट साइड में रोटेट हो जाएगा या लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएगा, या नहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि होगा, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ कि रोटेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जरा देखिए, थोड़ी सी बात को समझिए, इस पूरे स्टोरी को समझिए। ये ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से गुजारे तो बाकी सारे उसके डिफरेंट प्लेन में जो लाइट वाइब्रेट कर रहे थे सब छट गए, किसी एक प्लेन में वाइब्रेट करने वाले लाइट्स निकल करके सामने आए। इसी लाइट की हमें जरूरत थी। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसका अप एंड डाउन यह प्लेन है, एक प्लेन में लाइट है। इस लाइट को जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से गुजारा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कोई भी ले सकते हैं, अगर गुजारने के बाद अगर इसके प्लेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा प्लेन था अप्स एंड डाउन्स वैसा ही निकल गया, इसका मतलब कि यह ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यानी प्रकाश को एक कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। प्रकाश के लिए, लाइट के लिए यह, इसके पास कोई रोक टोक नहीं है, लाइट को कोई प्रभावित नहीं करता है, इसके प्लेन को कहीं कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा है। लाइट जैसे आई थी वैसे निकल गई, तब हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर ये लाइट किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास किया जाए और पास होने के बाद यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही रहे, लेकिन इसका प्लेन या तो लेफ्ट साइड में थीटा डिग्री एंगल से रोटेट हो जाए, थीटा डिग्री ऐसे था तो थोड़ा ऐसे हो जाए, इस तरह से करने लगे, या इस साइड से थोड़ा थोड़ा करने लगे, मतलब ऊपर नीचे के बदला थोड़ा थीटा डिग्री एंगल से ऐसे वाइब्रेट करने लगे, जैसे यहाँ इधर से हो गया या ऐसे हो गया। अगर ये होने लगे तो हमको समझना चाहिए कि इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने इस ऑर्डिनरी लाइट के प्लेन को रोटेट किया है, यानी यह लाइट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है रोटेशन को लेकर के। तब हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस लाइट को लेकर सेंसिटिव है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव। और हम लोगों को दोनों बातें जाननी पड़ेंगी कि भाई आखिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्यों है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो क्यों है। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो इस लाइट को जैसे है वैसे ही पार कर देगा,
मतलब इसके प्लेन में थीटा डिग्री से लेफ्ट या राइट रोटेशन नहीं करेगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सवाल है कि ऐसा क्यों है, क्यों उसको लाइट जब उससे पास किया जा रहा है तो लाइट को कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, एक सवाल है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने ये आती है कि अगर यह लाइट को रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऐसा क्यों है, इसमें क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी बनावट आ गई कि यह लाइट को रोटेट कर दे रहा है। अब इस पर स्टडी होनी चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने जब इस मैटर का स्टडी करना शुरू किया कि भाई इस मैटर में क्या ऐसी खास बात है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो जा रहा है, यानी लाइट को के प्लेन को रोटेट कर रहा है। तो आप लोग इस डायग्राम को उतार लीजिएगा, उतारने के बाद मैं आगे की बात कर रहा हूं, इसको डिलीट करने जा रहा हूं। तो इस बात को लेकर के बहस जब चली तो बात थोड़ी सी और आगे आ गई। बात क्या आगे आ जाती है कि मान लीजिए कि हमारा मैटर कुछ इस तरह का है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है और ये भी पार्टिकल है, सब पार्टिकल एक जैसे हैं, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कोई सबस्टांस है। जब इस सबस्टांस से हम लाइट पास करते हैं, यहां से लाइट पास किए और यह लाइट को ऐसे रोटेट किया, क्योंकि मॉलिक्यूल एक जैसे स्वभाव के हैं और इससे लाइट पास किया और यह लाइट को ये पार्टिकल जो है इधर रोटेट किया और यह ऐसे रोटेट कर दिया, तो जहां से जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा था वो उसी थीटा से फिर वापस चला गया, यानी परपेंडिकुलर आया था, परपेंडिकुलर निकल गया। यहाँ थीटा 90 डिग्री का था, यहाँ भी थीटा 90 डिग्री का है। मतलब हम सीधा सीधा कहेंगे कि मैटर से लाइट गया लेकिन मुड़ने के बाद फिर से सीधा हो गया, यानी इसके प्लेन में किसी तरह की चेंजिंग नहीं हुई। ये अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह मैटर आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव रहने वाला है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मैटर का मतलब जो लाइट के प्लेन को रोटेट न करे और यहाँ जिस प्लेन में था उस प्लेन में निकल गया, एंगल में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ है, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ है। तो सामान्यतः यह धारणा इज नॉट rotating the plane polarized light due to its symmetrical nature. It means symmetrical molecules are optically inactive, ऐसा निष्कर्ष निकाला। लेकिन दूसरी तरफ एक मैटर में और बनाऊं, जरा देख लें। यहां एक मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसमें पार्टिकल का साइज बड़ा भी हो सकता है और पार्टिकल के साइज कुछ छोटे भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ऐसा है जिसमें कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, यानी अनसिमेट्रिकल है। यह अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। जब अनसिमेट्रिकल मैटर से मैंने लाइट को पास किया, लाइट को पास किया तो ये जो था लाइट ऐसे निकला और निकलने के बाद सीधे ये कुछ न कुछ मान लीजिए ऐसे रोटेट हो गया, यानी इसका प्लेन जरा देख ले, ये एंगल से ऐसे इस तरह से मैं दिखाता हूं। देखिए इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, इस डायरेक्शन में रोटेट होने का मतलब है कि ये लाइट इधर चला गया जबकि इसको ऐसे जाना चाहिए था। ये थीटा डिग्री एंगल से रोटेट हुआ, सपोज कीजिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसमें साइज इक्वल थे, जितना यह इधर से लेफ्ट में रोटेट किया है उतना ही राइट में रोटेट कर दिया। अरेंजमेंट ऐसा होगा जिसके चलते बराबर साइज का था तो सेम रोटेट किया, लेकिन इसमें साइज इक्वल नहीं थे, अनसिमेट्रिकल था। इसकी रोटेशन पावर कुछ और थी, इसकी रोटेशन कुछ पावर कुछ और है, जिसके वजह से यह सेम रोटेशन नहीं किया, जिसके वजह से इसके कुछ थीटा में प्लेन में चेंजिंग आ गया। यानी यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये पीपीएल है, ये भी पीपीएल है, यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
लाइट को अपने प्लेन से थोड़ा सा डेविएट कर पा रहा है, यानी राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह मैटर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमारे सामने एक बात पड़ी कि भाई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दे कांट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बट unsymmetrical molecules can rotate the plane of PPL. It means unsymmetrical molecules are optically active. यानी unsymmetrical molecule जो होते हैं, असम्मितीय स्वभाव के जो होते हैं, वो लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ देते हैं किसी न किसी डायरेक्शन में थोड़ा सा करके, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव माने जाते हैं। लेकिन फिलहाल एक बात और हम लोग को समझ लेना चाहिए कि उस समय तक एक धारणा बन गई वैज्ञानिकों के दिमाग में कि किसी भी मैटर के, ऑर्गेनिक सबस्टांस के ऑप्टिकली एक्टिव होने के पीछे उनका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल नेचर जिम्मेदार है। ऐसा माना गया कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहता है तो उसको अनसिमेट्रिकल होना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तब जाकर के एक वैज्ञानिक आए, इसमें कुछ बातें आगे चल करके ये बढ़ गई कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे केमिस्ट्री में बहुत सारे इनके योगदान रहे हैं। जैसे इन्होंने पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, जिसमें कि बैक्टीरिया को थोड़ा 70 डिग्री तक गर्म करके फिर अचानक ठंडा किया जाता है दूध को, तो बैक्टीरिया स्टेरलाइज कंडीशन में चला आता है। और ये डेयरी वाले सारे इस्तेमाल करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क वगैरह। कुछ वैक्सीन टीका वगैरह भी बताए थे, है ना जी। रेबिस वायरस का टीका इन्होंने बताया था। तो ये जो लुईस पास्चर थे, इन्होंने पोटेशियम टार्ट्रेट एक केमिकल लिया जिसका नाम था पोटेशियम टार्ट्रेट केमिकल। पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम टार्ट्रेट नेचर में दो फॉर्म में पाया जाता है। पोटेशियम टार्ट्रेट जो है हमारे नेचर में दो फॉर्म में पाया जाता है। जरा देख लीजिए, ये है एकदम सेम आइडेंटिकल। मैं केवल काल्पनिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कृपया करके इसको सीरियसली नहीं लेंगे। ओह, डिलीट मारता हूं। समझ लें कि ये एक पोटेशियम टार्ट्रेट है और इसके दो फॉर्म हैं। पोटेशियम टार्ट्रेट के नेचर में दो फॉर्म उपलब्ध होते हैं। एक, अगर इससे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करें, दो फॉर्म है, एक फॉर्म यह है, एक फॉर्म यह है, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, सेम है। पोटेशियम टार्ट्रेट, लुईस पास्चर ने अपना प्रयोग में ये बात बताया। अगर इससे हम पीपीएल पास करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करें, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करने के बाद हम पाते हैं कि ये ऐसे आर पार हो गया और नॉट रोटेट द प्लेन, नो रोटेशन, नो रोटेशन, इनकी प्लेन में किसी भी प्रकार का रोटेशन हुआ। मतलब जब इस कंबाइंड कंडीशन में थे, पोटेशियम टार्ट्रेट जब कंबाइंड कंडीशन में था, मतलब दोनों फॉर्म एक दूसरे से ऐसे एसोसिएटेड थे, और इस कंडीशन में जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनसे पास किया गया तो लाइट का प्लेन जैसे पहले था वैसे ही रहा। ये थीटा डिग्री लेफ्ट या थीटा डिग्री राइट रोटेट नहीं किया। तब इन्होंने क्या किया कि इस लाइट को दो पार्ट में अलग कर दिया। जब इन्होंने इस मॉलिक्यूल को दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक मॉलिक्यूल
ऐसा और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा सेपरेट कर दिया। ये दोनों पोटेशियम टार्ट्रेट के दोनों फॉर्म को जब सेपरेट कर दिया और इनसे होकर के प्लेन पोलराइज लाइट पास किया, ये पीपीएल जब इससे पास किया गया तो यह रोटेट हो गया थोड़ा सा राइट साइड में, राइट रोटेशन इन, मान लीजिए रोटेशन इन राइट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन इन, चाहे पीपीएल रोटेट इन, ऐसे लिख देता हूं, पीपीएल रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया, क्लॉकवाइज में रोटेट हो गया। लेकिन जब पीपीएल को इससे क्रॉस किया गया तो पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। तो जरा ध्यान से देखें, एक तरफ जब ये कंबाइंड फॉर्म में दोनों फॉर्म था पोटेशियम टार्ट्रेट, तो लेविस पास्चर ने देखा कि पोटेशियम टार्ट्रेट जब कंबाइंड फॉर्म में था यहाँ, तो जब यह कंबाइंड फॉर्म में था दोनों फॉर्म इसके आपस में ऐसे जुड़े हुए थे और इससे प्लेन पोलराइज लाइट पास किया गया तो ये लाइट को रोटेट नहीं किया, नो रोटेशन। लेकिन यहीं पर जब इसके दो फॉर्म हो गए, दोनों फॉर्म को सेपरेट किया गया, यानी एक को अलग दूसरे को अलग कर दिया गया और इनसे सेपरेटली अगर हम पीपीएल प्रवाहित किया गया, क्रॉस कराया गया, इनसे गुजारा गया, तो एक फॉर्म लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, राइट साइड में रोटेट कर रहा है, और दूसरा जो है लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई, वो क्या कि पोटेशियम टार्ट्रेट एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब ये कंबाइंड फॉर्म में थे तो ये रोटेट नहीं करते थे, अलग अलग रहने पर रोटेट करते थे। एक्चुअली कंबाइंड फॉर्म में हुआ क्या होगा, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, बाद में ये खुद समझ में आ जाएगा। कंबाइंड फॉर्म में हुआ क्या होगा, मान लीजिए कि ये जो फॉर्म है ये वाला, इससे जब लाइट गुजरी होगी तो सपोज करो कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा, 30 डिग्री मतलब ये ऐसे है तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा, और जब 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा और जो ही इस लेफ्ट फॉर्म से मतलब सेकेंड फॉर्म से गुजरा होगा तो ये 30 डिग्री पुनः राइट साइड क्लॉक कर दिया, जिसके वजह से नेट रोटेशन 0 हो गया। नहीं समझे बात? मैं ये बात बता रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारा ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ओके, जब इस फॉर्म से गुजरा तो इसका प्लेन इतना डिग्री से रोटेट हो गया, ठीक है, लेकिन रोटेशन के बाद यहां से लाइट फिर अगले फॉर्म की तरफ गुजरा तो फिर से ही एंटी क्लॉक में 30 डिग्री कर दिया, यानी प्लेन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई कंबाइंड फॉर्म में मॉलिक्यूल हो और कंबाइंड फॉर्म में मॉलिक्यूल हो और उससे प्लेन पोलराइज पास किया जाए और वो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन रोटेट न करे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म में है तो वो इनएक्टिव दिख रहे हैं, रीजन क्योंकि वो ऑप्टिकल रोटेशन तो कर रहे हैं लेकिन सामने रिजल्ट में शो नहीं हो रहा है। पहला पार्ट उसको थीटा डिग्री राइट से अगर रोटेट कर रहा है तो दूसरा पार्ट उसे थीटा डिग्री लेफ्ट रोटेट कर दे रहा है, जिसलिए नेट रोटेशन 0 हो जा रहा है। ये बात सामने आई? तब लुईस पास्चर ने जब इस बात को सामने रखा तो इसके बाद से एक बात चल पड़ी। बात क्या चल पड़ी
वैज्ञानिकों के दिमाग में पहले क्या कहा गया था? पहले कहा गया था कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल नेचर से जुड़ा हुआ है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी मैटर के सिमेट्रिकल होने से या अनसिमेट्रिकल होने से निर्भर करेगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो ये तो पूरा सिस्टम की बात करता है, लेकिन यहां बात क्या चल पड़ी कि नहीं जी, लुईस पास्चर के बाद से एक साबित हो गई बात कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिलेशन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल नेचर से नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूल के स्वयं से जुड़ा हुआ यह प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर हम इस टार्टरेट को अलग कर दिए और अलग करने के बाद हम देख रहे हैं, मान लो पानी में घोल दिए, इसको घोल दिए पानी में, तो इसका सॉल्यूशन लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और इसको अगर हम पानी में अलग से घोल दिए तो इसका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और दोनों को 50-50 करके घोल दिए तो रोटेशन 0 हो जा रहा है। ये बात साफ साफ बताता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूल, इट इज द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो यहां तक बात ये सामने आ गई कि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अब हमारे सामने एक बात और आ गई कि चलो हमको इतना लैटिस या इस लैटिस की या कोई क्रिस्टल है या कोई सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसके सिमेट्रिकल नेचर वचर से लेना देना नहीं है। हम सीधे सीधे मॉलिक्यूल को देख लेंगे, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को देख लेंगे, और शायद इसी से हमको अंदाजा चल जाएगा। ढेर सारे स्ट्रक्चर स्टडी करने की जरूरत नहीं। मॉलिक्यूल के कई तरह के स्ट्रक्चर हैं, और स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों को, इसमें फिशर एक वैज्ञानिक थे, इसमें बहुत सारे लोग काम किए, जैसे प्रीलॉन्ग काम किए, ढेर सारे वैज्ञानिक काम किए। फिशर ने भी ऑप्टिकल एक्टिविटी में फिशर का भी बहुत बड़ा चर्चा, क्योंकि इनके फिशर प्रोजेक्शन इन्होंने दिया था। और तब जाकर हमारे सामने एक बात आती है, और बात ये आती है कि अगर मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आखिर मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टी कौन है। अब हम सारा ले दे करके बात आ गए मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी। तो मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी कौन है और कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिसके वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे।